आज इस वीडियो में देखेंगे हम कि घर बनाते हुए हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारे घर की कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आज हम इन छोटी छोटी गलतियों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे और देखते हैं एक हाउस प्लान किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें वास्तु का ध्यान किस प्रकार से रखा जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिज़ाइन क्रिएटर में। और मैं बताऊंगा आज आपको इस हाउस प्लान के बारे में किस तरीके से आप अपना खर्चा यहाँ पर कम कर सकते हैं और अपनी जेब पे किस तरीके से पैसे को बचा सकते हैं घर को बनाते हुए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं ये प्लॉट हमारा 30 फीट इंटू 30 फीट का है। 30 फीट तो दोस्तों इसकी विड्थ है और 30 फीट ही हमारी इसकी डेप्थ है। प्लॉट हमारे स्क्वायर प्लॉट है, इसलिए ये साइज भी हमारा 30 फीट का होगा और फ्रंट भी हमारा 30 फीट का ही रहेगा। तो सबसे पहले पैसे बचाने की बात आई अगर, तो जब हम प्लॉट देखते हैं तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा प्लॉट होता है और जो रोड का लेवल होता है उसे हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमेशा जो भी हम प्लॉट ले रहे हैं उसका रोड का लेवल हमारे प्लॉट के लेवल के लगभग बराबर होना चाहिए, या थोड़ा हमारा प्लॉट का लेवल थोड़ा ऊपर हो तो जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर प्लॉट का लेवल रोड के लेवल से नीचे रहेगा तो हमें इसमें नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ पर फिलिंग करानी पड़ेगी, जिसमें कि हमारी अच्छी खासी कॉस्ट लग जाती है। ऊपर से जब हम फिलिंग कराते हैं तो हमारी वो लूज सॉइल होती है, तो डायरेक्ट उसमें भी हम अपनी फाउंडेशन नहीं बना सकते हैं। हमें फाउंडेशन वहीं से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे हमारी पहले से हार्ड सॉइल रहती है। तो दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रख के हम इसमें अपना खर्चा बचा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट साइड पे तो हमारी मेन रोड आएगी। इस तरीके से हम मेन रोड को यहाँ पर सिंबलाइज करेंगे। रोड दोस्तों जितने नज़दीक होगी हमारे प्लॉट से हमें उतना ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि अगर रोड हमारे घर से दूर है और हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है या इस तरीके से है कि वहाँ पर हमारी फोर व्हीलर नहीं जा पा रही है, तो हमारी हमेशा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। कॉस्टिंग बढ़ने का रीज़न ये है कि हमें फिर लेबर चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है। लेबर के द्वारा सामान को घर तक पहुँचाना होता है जहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुँचाना होता है। तो सब दूसरी बात दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रोड हमारे प्लॉट तक ज़रूर पहुंच रही हो और बनी हुई हो पहले से हो, जिससे कि हम अपनी फोर व्हीलर को आसानी से वहां तक ले जा पाएँ और मटेरियल को आसानी से पहुंचा पाएँ। अब दोस्तों एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये जो हाउस प्लान हमने डिज़ाइन किया है ये वेस्ट फेसिंग का है। वैसे तो दोस्तों साउथ फेसिंग के भी हाउस प्लान बनाए जाते हैं, और साउथ फेसिंग का जो भी प्लॉट होता है हमारा, उसका जो प्राइस होता है वो 15 से 20% कम होता है। ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग के मुकाबले उसका रेट हमेशा 15 से 20% कम लिया जाएगा, क्योंकि साउथ फेसिंग से जो भी हमारा हाउस प्लान बनता है उसे वास्तु के अनुसार ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमारी यम की दिशा मानी जाती है। तो वो प्लॉट हमें सस्ते मिलते हैं। अगर आपने वो ऐसा ही प्लॉट लेना है तो आप सबसे पहले उसके रेट का नेगोशिएशन ज़रूर करें। वेस्ट के अपोजिट में हमारा ईस्ट फेसिंग आ जाएगा और ईस्ट के राइट में हमारा साउथ आ जाएगा और साउथ के अपोजिट हमारा हो जाएगा नॉर्थ। ये वाला कॉर्नर आएगा दोस्तों हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर, और ये वाला कॉर्नर आएगा साउथ वेस्ट का कॉर्नर। साथ ही साथ में ये वाला हमारा साउथ ईस्ट का कॉर्नर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। अब दोस्तों जब भी हम घर बनाएं तो घर को हम रोड के लेवल से अपने घर का लेवल 2 से 2.5 फीट तक ऊपर ही रखना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब बाढ़ या बरसात का टाइम आता है तो रोड में कई बार जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है, जिससे कि कारण नालियाँ हमारी ब्लॉकेज हो जाती है और पानी रोड के ऊपर बहने लगता है। अगर हमारे घर का लेवल रोड के लेवल के बराबर होगा तो सारा का सारा पानी घर के अंदर बहकर आ सकता है, जिससे होगा ये कि हमारी एक तो घर की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी और दूसरा हमें बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी जेब को फिर से ढीली करेगा और हमारे पैसों को फिर से खर्च करवाएगा। तो इसलिए पहले ही 2 से 2.5 फीट ऊपर बना लेना चाहिए। ये दोस्तों डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। अगर आपका ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो आपको 2.5 से 3 फीट भी ऊपर बनाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर बाढ़ आने की बहुत कम संभावना है तो वहाँ पर आप आधा फीट या फिर 1 फीट भी ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपने ये चीज़ कर ली है तो ये एक होगा कि हमारा रोड का जो लेवल है और जो हमारा घर की पार्किंग का लेवल है वो अनइवन हो जाएगा।
जब ये लेवल अनइवन हो जाएगा तो इसे सेटल करने के लिए हमें यहाँ पर एक रैंप देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर रैंप दिया जाएगा जिससे कि हम अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को आसानी से पार्किंग तक ले जा सकें। रैंप देना है दोस्तों, तो रैंप देने में भी एक सावधानी रखनी होती है। रैंप को बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं देना चाहिए। इसे अगर बहुत ही ज़्यादा इसे तीखा बना दिए यहाँ पर, तो दिक्कत ये होती है कि जब हम अपनी 4 व्हीलर को ऊपर ले जाते हैं तो वो नीचे से इसमें रैंप पे टकराने की चांसेस रहते हैं, जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इसे रैंप को बहुत ही ज़्यादा लंबा दे देते हैं तो हो सकता है कि हम इसे रोड पे लेके आएँ, जो कि अगर गवर्नमेंट के लॉ माने जाएँ तो उसमें ये अलाउ नहीं है। तो वो लोग हमारे इस रैंप को तोड़ सकते हैं या फिर हम पर भारी जुर्माना भी लगा सकते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। तो दूसरी चॉइस हमारे पास होती है दोस्तों कि हम अपने ही प्लॉट को थोड़ा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसको या तो पीछे करें और फिर रैंप को लंबा दें, या तो हम कंस्ट्रक्शन तो हमारा यहीं तक रहेगा, इस तरीके से रैंप हमारा घर के अंदर के एरिया में आएगा, जिससे थोड़ा हमारे घर का एरिया जो है वो वेस्ट भी हो जाएगा अगर हम ज़्यादा लंबा रैंप देते हैं। इसलिए हमेशा हमारा जो एक वो होता है, एंगल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही रैंप बनाना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि हमें किस टाइप के अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही रैंप को बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों रैंप के सामने आता है हमारा मेन गेट। ये हमारा मेन गेट है और मेन गेट का साइज़ यहाँ पर 10 फीट तक लिया जा सकता है। 10 फीट का गेट भी दोस्तों काफ़ी हैवी हो जाता है, तो इसे स्टेबल करने के लिए यहाँ पर आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, जिससे गेट अच्छे से स्टेबल रह सके और गेट टूटे नहीं। मेन गेट से अंदर एंट्री करते ही पहुँचेंगे हम अपने पार्किंग एरिया में। पार्किंग का साइज़ यहाँ पर 11 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट 6 इंच है, जो कि एक अच्छा साइज़ माना जाएगा पार्किंग का। यहाँ पर हमारी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर आसानी से पार्क की जा सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एरिया और बन जाएगा, जहाँ पर हम छोटे मोटे गमले यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसे लॉन से ही डिनोट करेंगे हम। इसका साइज़ 3 फीट इंटू 3 फीट लिया जाएगा। पार्किंग से ही दोस्तों स्टेयर्स देने में हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, जिससे हमें जब हम इसे रेंटल पर्पज़ से यूज़ करना चाहें घर को, तो वो भी आसानी से कर पाएंगे, और अगर इसमें अलग अलग फैमिली रहना चाहें तो वो भी इसमें आसानी से रह सकती हैं। स्टेयर्स दोस्तों हमारी इस तरीके से अपसाइड डायरेक्शन में दे रखी है। स्टेयर्स हमारी राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न कर रही है, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। और स्टेयर्स के नीचे हमने ओपन स्पेस ही दे रखा है। स्टेयर्स के नीचे दोस्तों टॉयलेट या हमारा स्टोर रूम वगैरह हो गया, उसे देने से बचना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अपने मेन डोर पे। यहाँ पर हमारा मेन डोर रखा है। मेन डोर को MD से डिनोट कर दिया हमने, और साइज़ लिया जाएगा इसका 4 फीट इंटू 7 फीट। मेन डोर का साइज़ दोस्तों हमेशा थोड़ा बड़ा ही लिया जाना चाहिए, जिससे घर का सामान आसानी से अंदर ले जाया जा सके। मेन डोर से अंदर एंट्री करते ही पहुंचेंगे अपने हॉल के एरिया में। हॉल का एरिया है 10 फीट इंटू 18 फीट। इस साइज के हॉल में 7 सीट का सोफ़ा, साथ में टेबल चेयर आसानी से लगाई जा सकती हैं। फिर भी हमारे पास ये हॉल काफ़ी ज़्यादा ओपन रहेगा। इसके अलावा इसके वेंटिलेशन के लिए फ्रंट साइड पे विंडो भी प्रोवाइड करवा रखी है, जो कि हमारी W1 विंडो होगी। और W1 विंडो का साइज़ लिया जाएगा 5 फीट इंटू 4 फीट। बैक साइड में भी इसकी एक विंडो को प्रोवाइड करेंगे हम। ये भी हमारी W1 विंडो रहेगी, और साइज़ इसका भी 5 फीट इंटू 4 फीट ही लिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों टॉयलेट में। ये हमारा टॉयलेट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें D2 डोर का यूज़ करेंगे, और इस डोर का साइज़ होता है हमारा 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। टॉयलेट के साइज़ की बात करें अगर, तो ये हमारा 5 फीट इंटू 7 फीट का टॉयलेट, जो कि एक अच्छा खासा साइज़ यहाँ पर मिल जाता है हमें। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक वेंटिलेटर यूज़ करेंगे, जिसे हम V से डिनोट कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने बेडरूम पे। ये हमारा बेडरूम है, जिसमें हमने D1 डोर का यूज़ कर रखा है, और D1 डोर होता है हमारा 3 फीट इंटू 7 फीट साइज़ का। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज़ है 12 फीट इंटू 9 फीट 6 इंचज़, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज़ रहेगा बेडरूम का। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड की गई है, जो कि रहेगी हमारी W1 विंडो।
साइज इसका मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, 5 फीट इंटू 4 फीट। साथ ही साथ आते हैं अपने सेकेंड बेडरूम पे। डोर इसमें भी D1 ही यूज़ होगा और इस बेडरूम का साइज है 10 फीट इंटू 10 फीट। बैक साइड में इसके भी विंडो प्रोवाइड की जाएगी जो कि हमारी डबल विंडो ही रहेगी। इसमें भी डबल बेड चेयर आसानी से लगाई जा सकती है। साथ ही साथ आते हैं दोस्तों किचन में। ये हमारा सेमी ओपन किचन रहेगा। किचन की एंट्री हम 3 टाइप से दे सकते हैं दोस्तों, या तो हम इसे पूरा क्लोज करके इसमें डोर दे सकते थे, या तो कंप्लीट ओपन रखा जा सकता है, या तो फिर सेमी ओपन किचन बनाया जा सकता है। साइज इसका 7 फीट 6 इंचेस इंटू 6 फीट 7 इंच रहेगा। इसमें भी डबल विंडो का ही यूज़ किया जाएगा। साइज उसका मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, 5 फीट इंटू 4 फीट। अब आते हैं दोस्तों डाइनिंग एरिया में। यहाँ पर ये रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया की बात करें तो ये हमारे पास एक अच्छा खासा साइज़ रहेगा जो कि होगा हमारा 18 फीट। ये हमारा 18 फीट इंटू 8 फीट होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज़ रहेगा जहाँ पर हम अपना 8 सीट का डाइनिंग टेबल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो दोस्तों हमने इसका हाउस प्लान को देखा है जो हमारा प्रपोजल ड्राइंग है। अब इसके वास्तु को देख लेते हैं कि वास्तु इसमें किस तरीके से दिया गया है। हाउस प्लान बनाना हमने वेस्ट फेसिंग से स्टार्ट कर रखा है। ये वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है दोस्तों हमारा। जो मेन गेट आया है वो नॉर्थ वेस्ट में आ रखा है। ये होता है हमारा वायव्य कोण। इस कोण में दोस्तों वायु का संचरण बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर रहता है। इसके अलावा दोस्तों मेन गेट की एक और दिशा मेरे पास थी यहाँ पर, वो थी साउथ वेस्ट कॉर्नर। इसे माना जाता है नैऋत्य कोण। अब इन दोनों ही दिशाओं में दोस्तों कोण अगर हम अपने मेन गेट के लिए देखें कि कौन सी दिशा ज़्यादा बेटर है, तो वायव्य कोण में से ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट की कॉर्नर है ये राहु की दिशा भी मानी जाती है। तो इस दिशा से हम गेट को देने से बचते हैं। अब मेन गेट से अंदर एंट्री की तो यहाँ से पार्किंग दे रखी है। स्टेयर्स भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, राइट हैंड में टर्न हो रखी है। मेन डोर की बात करें, मेन डोर आ रखा है नॉर्थ में आ रखा है और फेसिंग इसकी हमारे वेस्ट की आएगी। मेन डोर में भी दोस्तों हमारा कई बार यहाँ पर खर्चे का संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि हम इस डोर का साइज़ छोटा रख लेते हैं। तो जब हम अपना सोफ़ा फ्रिज बेड वगैरह अंदर ले जाते हैं तो वो कॉर्नर में टूटने की संभावना रहती है, जिससे कि हमें फिर से नुकसान देखना पड़ता है। इसलिए डोर का साइज़ पहले ही बड़ा रखना चाहिए। डोर से अंदर एंट्री करते ही हम हॉल के एरिया में आते हैं। हॉल हमारे नॉर्थ फेसिंग में आ रहा है जो कि हमारी कुबेर की दिशा मानी जाती है। फ्रंट इसका हमारा वेस्ट फेसिंग में है जहाँ से हमने एक विंडो भी दे रखी है, और बैक हमारी इसकी नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग में आती है। और नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग को कहा जाता है ईशान कोण। ये दिशा दोस्तों बृहस्पति भगवान और रुद्र भगवान की दिशा मानी जाती है, शिव भगवान की दिशा मानी जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा शुभ दिशा मानी जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर ईस्ट फेसिंग से एक विंडो भी प्रोवाइड कर रखी है जिससे कि नेचुरल लाइट और सनलाइट आसानी से आ सके। ये हमारी लार्ज साइज की विंडो है। इसके बाद यहाँ पर बीच में दोस्तों हमारा ब्रह्म स्थान आ जाएगा जो कि हमारी डायगोनल लाइन के क्रॉस करने पे आता है। यहाँ पर हमें या तो ओपन एरिया देना चाहिए या तो फिर डाइनिंग एरिया देना चाहिए, या तो एक छोटा सा हम यहाँ पर तुलसी का पौधा वगैरह या एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों टॉयलेट आया हमारा कंप्लीट वेस्ट की फेसिंग में जो कि एक अच्छी दिशा मानी जाती है। फर्स्ट बेडरूम की बात करिए आया है नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण में दोस्तों घर का जो मुख्य होता है उसके लिए बेडरूम बनाया जाता है। इसे मास्टर बेडरूम की तरह भी नोट किया जा सकता है। इससे उनके स्वास्थ्य में और पैसे में वृद्धि होती है। इसके अलावा सेकंड बेडरूम आया है हमारा कंप्लीट ईस्ट की फेसिंग में जो कि हमारी ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अगर बच्चों का स्टडी रूम या फिर यहाँ पर अगर हम गेस्ट रूम बनाएं तो ये बहुत ही सुविधायक लाभकारी होता है। उसके अलावा जो किचन आया है वो आया हमारा साउथ ईस्ट के कॉर्नर में। साउथ ईस्ट का कॉर्नर होता है दोस्तों आग्नेय कोण। इस कोण में अग्नि से संबंधित चीज़ों को ही बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर इन्वर्टर, जनरेटर और किचन बनाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर पानी की टंकी हुई और वॉशरूम वगैरह हुआ उसे अवॉइड किया जाता है देना, क्योंकि वो जल तत्व होता है और वो अग्नि का पूर्णतः विरोध करता है।
इस तरीके से दोस्तों ये वास्तु हमारा यहाँ पर देखा गया है। अगर आपको हाउस प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लाता रहूँ। अब इसके दोस्तों कॉस्टिंग की बात एक बार कर ही लेते हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, अगर 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन किया जाए तो कॉस्टिंग आएगी 14,40,000 से 16,20,000 रुपये। ये दोस्तों इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।